हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे साथ। मैं हूं अर्पण शुक्ला। क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस को शुरू किया था। इसमें हमने प्लांट न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है और ये लेक्चर एनिमल न्यूट्रिशन के लिए होने वाला है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, या अगर स्पेसिफिकली कहें तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में भोजन को इनटेक करने के बाद से लेकर के उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन तक, न्यूट्रिएंट्स के बनने तक, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोगों ने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किन किन चीजों से बना होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे वो बनता है उसको कहते हैं सेल। सेल्स से मिलकर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अगर सेल्स कंबाइन हो जाएं और कंबाइन होकर के किसी एक फंक्शन को करने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू, यानी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। अगर कई सारे टिश्यूज मिलकर के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन। और अगर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने लगे तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का मतलब यह है कि किसी एक काम को करने के लिए कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेल लेवल पर जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो रही हैं वो किसी एक ही सेल में होंगी। टिश्यू लेवल पर वो कई सारे सेल्स में होंगे। ऑर्गन लेवल पर ऑर्गन किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहा होगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के किसी एक फंक्शन को कर रहे होंगे, तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोगों में डाइजेशन ऑफ फूड है तो डाइजेशन ऑफ फूड को करने के लिए हम लोगों में कई सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। और इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के इंटेक से लेकर के उसके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन तक सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी हम लोग किसी सिस्टम को पढ़ते हैं तो सिस्टम में हम लोग बेसिकली दो चीजों को पढ़ते हैं। किसी भी सिस्टम को पढ़ेंगे, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, तो उसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक उसकी एनाटॉमी और एक उसकी फिजियोलॉजी। लेकिन आपके लेवल पे ये समझ लीजिए कि एक उसका स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा उसका फंक्शन पढ़ा जाएगा कि वो काम कैसे करता है। यहाँ पे दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक उसका स्ट्रक्चर और दूसरा उसका फंक्शन। स्ट्रक्चर में किन किन चीजों का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो टोटल फिजियोलॉजी है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। दूसरा जो स्टेप है उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो फूड हम लोगों ने खाया है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। जो न्यूट्रिएंट्स बने हुए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करना, ये प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की। फोर्थ स्टेज होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आ गए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अब हमारे बॉडी के हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एसिमिलेशन। और सबसे लास्ट में जो स्टेप बचती है उसको बोलते हैं ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अभी बचा हुआ है बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोला जाता है ईजेशन। तो हम लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इतनी चीजों को पढ़ना है। स्ट्रक्चर में एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में।
एलिमेंट्री कैनाल पहले देखते हैं कैसा हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल होता है। हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से होता है। यहां पे दो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? एक हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या इन दोनों के बीच में कोई बेसिक डिफरेंस होता है? हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल और हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कोई बेसिक डिफरेंस होता है? बिल्कुल, हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है? जो एलिमेंट्री कैनाल है हम लोगों की स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। ये जो ट्यूब है जो कि माउथ से शुरू होकर स्टोमक के इसोफेगस, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और अगर इसी एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग लीवर और पैंक्रियास को भी इंक्लूड कर दें तो ये बन जाता है हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो शुरू कहां से होता है? माउथ से। माउथ, माउथ के बाद कहां पे आता है? माउथ की ओपनिंग होती है फायरिंग्स में। माउथ के बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद ये हम लोगों का लीवर, लीवर के साथ लगा हुआ ये हम लोगों का गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर, ये पैंक्रियास, ये इलियम रीजन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम रीजन है, ये कोलन है, कोलन रीजन, ये रेक्टम और ये फिर एनस जो कि पोस्टीरियर ओपनिंग होती है हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल की। यहां पे एक हम लोगों का वेस्टिजियल ऑर्गेन है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो हम लोगों के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा करके डिटेल करेंगे हम लोग। माउथ, माउथ क्या होता है? माउथ किसको बोलेंगे हम लोग? माउथ क्या है? तो माउथ इज द opening of our elementary canal surrounded by upper and lower lip, surrounded by upper and lower lip। माउथ कुछ नहीं है, माउथ बस एक ओपनिंग है। किसकी? हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि सराउंडेड है अपर लिप और लोअर लिप से। दोनों क्लोज हैं तो माउथ नहीं है। अगर दोनों ओपन हो गए तो जो ओपनिंग बनी उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं माउथ। माउथ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अंदर का जो स्पेस है जहां पे हम लोगों के दांत, जीभ, पैलेट, टॉन्सिल ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो ओरल कैविटी में हम लोगों के बहुत सारी चीजें, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी कह लीजिए इसको, या इसको आप बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें होती हैं? तो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है हम लोगों का टीथ, टंग, पैलेट, टीथ, टंग, पैलेट, टॉन्सिल, ये सारे ETC, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हम लोगों के ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी जाके खुलती है फायरिंग्स में। फायरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज का काम करता है फॉर बोथ फूड एंड एयर, ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज का काम करता है। जब मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से दोनों पैसेजेस का काम करता है। कॉमन पैसेज का काम करता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं कि फायरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज का काम करती, फायरिंग्स
तो फायरिंग्स क्या करती है? इट एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, दोनों के लिए कॉमन पैसेज का काम करती है। फायरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 25 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। ईसोफेगस क्या है? तो ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जिसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर के आसपास होती। मस्कुलर ट्यूब। ईसोफेगस जाके ओपन होता है स्टमक के अंदर। स्टमक के कई सारे रीजन होते हैं। स्टमक का अभी अगर मैं इसको डिटेल करूं, ये देखिए, ये ईसोफेगस, ये हम लोगों का स्टमक। स्टमक के 3 रीजन होते हैं। ईसोफेगस जहां पे आकर के ओपन होता है इसको बोलते हैं कार्डियक, इस रीजन को बोलते हैं कार्डियक। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फंडिक, कार्डियक फंडिक, और इस वाले रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट रीजन होता है, ड्यूडिनम इसको कहा जाता है। ईसोफेगस जाके ओपन होती है कार्डियक में, कार्डियक से फिर फंडिक और फंडिक से फिर पाइलोरिक, ये 3 रीजन पाए जाते हैं। इन 3 रीजन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां पे भी कोई चीज आकर के ओपन हो रही होती है वहां एक वॉल्व प्रेजेंट होता है और उस वॉल्व को यहाँ पे हम लोग स्पिंचर के नाम से जानते हैं। उस वॉल्व को हम लोग स्पिंचर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ईसोफेगस कार्डियक में आकर के ओपन होता है तो यहाँ पे एक वॉल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। यहाँ पे एक वॉल्व है, इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। ये कार्डियक स्पिंचर ईसोफेगस की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे पाइलोरिक से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग को कंट्रोल करती है और इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। जो एम्प्टी स्टमक होता है ये जे शेप्ड होता है, एम्प्टी स्टमक इज जे शेप का होता है। वाइडेस्ट पार्ट होता है ये, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। इस पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर के साइड पे यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन इसको प्रिवेंट करती है, बचाती है, प्रोटेक्ट करती है इस चीज से, यहाँ पे जो HCl भरा रहता है उससे। आगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है जिसका pH 1.8 के आसपास, मतलब हाईली एसिडिक सब्सटेंस है जो कि इतना एसिडिक हो सकता है कि इनकी मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर सकता है। तो उससे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि स्टमक की वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की वॉल पाई जाती है। ये बात हो गई किससे रिलेटेड? हम लोगों के स्टमक से रिलेटेड। यहां से शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम। उसके बाद ये यहाँ पे आने के बाद कई सारे ऐसे क्वाइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं जिजुनम। और जिजुनम के बाद ये यहां से इस तरीके से और ज्यादा क्वाइल होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि जाके सीकम में ओपन होता है, सीकम में जाकर के ओपन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इलियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम जो है ये बहुत ही खास है क्योंकि इलियम में एक और खास एक चीज होती है। मान लीजिए कि ये इलियम है, इलियम पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं विलाई। इलियम में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं विलाई। और विलाई करते क्या है? तो विलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विलाई किस में पाया जाता है? तो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस रीजन में पाया जाता है? तो इलियम रीजन में पाया जाता है। क्लियर? ठीक, तो ये
तीन पार्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। ठीक है, इन तीनों की जो टोटल लेंथ होती है वो लगभग लगभग होती है 7 से लेकर के 9 मीटर तक। ये टोटल लेंथ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, 7 से लेकर के 9 मीटर के आसपास होती है, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। यहां से शुरू होता है हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन, ये हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये सीकम, सीकम के बाद कोलन और कोलन के बाद रेक्टम। यहां पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं हम लोगों के एंडोपैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे निमेटोड्स हैं। ये करते क्या है, तो ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ के जो हम लोगों के एंडोपैरासाइट हैं वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो आकर के यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, कहाँ पे, रेक्टम में। और यहाँ पे एक और स्पिंचर पाया जाता है जिसको कहते हैं एनल स्पिंचर, और एनल स्पिंचर ओपनिंग ऑफ एनस को कंट्रोल करता है। जब रेक्टम फुल हो जाता है, एनल स्पिंचर पे प्रेशर पड़ता है, तो पता लगता है कि हाँ हमको इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर होता है हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल का। अगर हम लोग इसी में लीवर और पैंक्रियास को इंक्लूड कर दें तो ये हम लोगों का बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे, देखते हैं। देखिए, जो लीवर होता है हम लोगों का, अगर हम लोग लीवर की बात करें तो ये इसोफेगस, स्टमक, यहां पे होता है हम लोगों का लीवर। लीवर के साथ लगा रहता है गॉल ब्लैडर, लीवर के साथ लगा रहता है क्या, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के पास जो डक्ट होती है उस डक्ट को बोलते हैं हम लोग सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और लीवर की जो डक्ट होती है इस डक्ट को बोलते हैं हम लोग हिपैटिक डक्ट। लीवर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट एक साथ आकर के यहां पे मिलते हैं। ये हम लोगों का पैंक्रियास, ठीक है। और पैंक्रियास से एक डक्ट आती है पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। और पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ ये डक्ट आकर के मिलती है, इस डक्ट को बोलते हैं हम लोग कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। देखिए इन दोनों का, इन लोगों का अरेंजमेंट कुछ स्पेसिफिक है, यहां पे इसको समझने की जरूरत है। क्या हुआ, गॉल ब्लैडर के पास जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, लीवर के पास जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलकर के बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आके मिलता है पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ, और एक साथ यहाँ पे ओपन होता है, कहां पे, ड्यूडिनम रीजन में। ड्यूडिनम रीजन में दोनों एक साथ ओपन होते हैं। और यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जो इनकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई या हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। इसको स्पिंचर ऑफ ओडाई या हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं, जो इसको कॉमन, इसको, इसका जो स्पिंचर है उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। और ये जो डक्ट बनती है इस डक्ट को बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। ये इतना अरेंजमेंट होता है लीवर का पैंक्रियास के साथ में। क्या क्या हो गया, गॉल ब्लैडर के पास जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट है, लीवर के पास जो डक्ट है हिपैटिक डक्ट है, दोनों मिलकर के बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ आकर के मिलता है और दोनों एक साथ ड्यूडिनम में ओपन होते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो जो डक्ट बनती है उस डक्ट को हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, और यहाँ पे एक वाल्व इनकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है जिसको स्पिंचर ऑफ ओडाई बोला जाता है। तो ये टोटल इन लोगों का अरेंजमेंट होता है। लीवर की बात करें तो लीवर में दो लोब होते हैं हम लोगों के, एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है ये बड़ा होता है, राइट लोब बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और राइट लोब के साथ अटैच्ड होता है हम लोगों का गॉल ब्लैडर। लीवर के अंदर फॉर्मेशन होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का जिसका नाम है बाइल जूस, जो कि आके इकट्ठा होता है और कंसंट्रेटेड होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो कि डाइजेशन में हम लोगों के हेल्प करता है। हालांकि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हो गई बात लीवर की। पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज आप लोग जानते हो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये क्या है, ये पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज क्या होता है,
एक तरीके का मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड उसको कहते हैं जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। जो एंडोक्राइन पोर्शन है इसका वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, और जो एक्सोक्राइन है वो एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। और वो कौन कौन से हैं वो हम लोग आगे फिजियोलॉजी में देखने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ लिया। इसमें आगे क्या बचता है, तो एक चीज बचती है और वो है हम लोगों का सैलिवरी ग्लैंड। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या, अपने सैलिवरी ग्लैंड और बक्कल कैविटी के बारे में। हम लोगों के सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। हम लोगों में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी होती है। इसको आप लिख सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। और लीवर हम लोगों के बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर हम लोगों की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। यहाँ पे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सा है, पैरोटिड। उसके बाद सबलिंगुअल और उसके बाद सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर, या इसी को कहते हैं सबमैंडिबुलर। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती, सब लिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट है और पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट है। इन तीनों ग्लैंड से मिलकर के जो सिक्रीशन बनता है, इन तीनों ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीशन बनाया जाता है, उन तीनों के सिक्रीशंस को मिला करके बनता है सलाइवा। इन तीनों के सिक्रीशन से मिला करके जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। और इस सलाइवा में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। जब फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी में हम लोगों ने देखा था कि ओरल कैविटी में टीथ होता है, टंग होता है, पैलेट होते हैं, टॉन्सिल होती है, यूवुला या वेलम पिलाटी जो यहाँ पे कौवा हम लोगों का लटकता रहता है। आप मुंह को खोलोगे शीशे के सामने जाकर के तो आप देखोगे कि एकदम लास्ट में ऐसा ऐसे एक मस्कुलर ऑर्गेन स्ट्रक्चर लटकता रहता है, जो कि उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग टीथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टीथ क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे किस पे, फिजियोलॉजी पे। टीथ क्या है, दांत। दांतों के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डेंटिशन। दांतों के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डेंटिशन। दांतों के अरेंजमेंट को बोलते हैं डेंटिशन। डेंटिशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। डेंटिशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ टीथ। दांतों के अरेंजमेंट को क्या बोला गया, डेंटिशन बोला गया। कितनी तरीके के दांत पाए जाते हैं हम लोगों में, तो हम लोगों में बेसिकली 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं। या हम लोगों का जो डेंटिशन है वो 3 तरीके का है। कैसा कैसा, हम लोगों में थीकोडोंट कंडीशन होता है, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट कंडीशन होती। अब इनका मतलब क्या, इनके मतलब को अगर आप समझ गए तो आपको डेंटिशन आ गया। थीकोडोंट का मतलब यह है कि हम लोगों के जो दांत होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये जो हमारे दांत हैं वो एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ में ये लोग एम्बेडेड होते हैं। तो जब दांत जॉ में एम्बेडेड पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं थीकोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब यह है कि दांत 2 तरीके से निकलते हैं, एक टेम्परेरी टीथ निकलती है, टेम्परेरी टीथ, और दूसरी या इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं, मिल्क टीथ, और दूसरा परमानेंट टीथ निकलती है, परमानेंट टीथ। मतलब दांत हम लोगों में हमारे पूरे लाइफ स्पैन में दांत 2 बारी निकलेंगे। एक बारी मिल्क टीथ निकलता है जिसको टेम्परेरी टीथ कहते हैं, और उसके टूट जाने के बाद में फिर परमानेंट टीथ निकलते हैं जो कि होते। उसके बाद हेट्रोडोंट की बात करें तो हेट्रोडोंट मतलब हम लोगों में दांत 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, तो हम लोगों में दांत होते हैं इंसीजर,
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो 4 तरीके के दांत हम लोगों में पाए जाते हैं। अब डेंटिशन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। दांत बैठा देते हैं तो ऊपर के ये दोनों हो गए, सामने के 1 2 3 4 साइड वाइज हो गया। ये हो गया ऊपर का जबड़ा। दांत बैठाते हैं इस पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंसीजर्स। उसके बाद कैनाइन, 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 कैनाइन। उसके बाद प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स और उसके बाद फिर मोलर्स, मोलर्स, मोलर्स। तो इस तरीके से एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में इतने तरीके के दांत होते हैं। अब मैं बताता हूं आपको ये सब हैं क्या क्या। तो ये यहां से लेकर के यहां तक, ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये दोनों है प्रीमोलर्स और ये तीनों है मोलर्स। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम लोग अपर रैमस की बात करें मतलब इतना आधा, और लोअर रैमस की बात करें मतलब इतना आधा, इतना और इतना। अगर इन लोगों की बात करें तो हम लोगों का निकल करके आएगा डेंटल फॉर्मूला, और वो क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला अगर हम लोग देखें एडल्ट्स के लिए, डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट्स, तो क्या बनेगा। तो इसको लिखते हैं कि टीथ ऑफ अपर रैमस, टीथ ऑफ अपर रैमस अपॉन टीथ ऑफ लोअर रैमस, टीथ ऑफ अपर रैमस अपॉन टीथ ऑफ लोअर रैमस। कितने हैं। तो टीथ ऑफ अपर रैमस में मतलब यहां का आधा, और लोअर रैमस का मतलब यहां का आधा। तो यहां के आधे में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर अपॉन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने कितने हैं। तो अपर रैमस में इंसीजर कितने हैं, 1 2 2, कैनाइन कितना है 1 1, प्रीमोलर्स कितने हैं 2 और मोलर्स कितने हैं 3। सेम इसी तरीके से नीचे इंसीजर्स कितने हैं 2, कैनाइन कितना है 1, प्रीमोलर्स कितने हैं 2 और मोलर्स कितने हैं 3। तो इस तरीके से एडल्ट्स में डेंटल फॉर्मूला बन जाता है 2123 अपॉन 2123। ये 2123 क्या होता है, हम लोगों के जॉ का हाफ पोर्शन होता है, यानी अपर रैमस एंड लोअर रैमस। तो ये मिलकर के क्या बनता है हम लोगों का डेंटल फॉर्मूला एडल्ट्स में 2123 अपॉन 2123। तो ये थी बात हम लोगों की किससे रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड। अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में, तो चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा। तो चाइल्ड में जो डेंटल फॉर्मूला बनता है वो होता है 2102 अपॉन 2102, यानी कि 2 इंसीजर 1 कैनाइन, यहाँ पे प्रीमोलर्स नहीं पाए जाएंगे और 2 मोलर्स पाए जाएंगे, इनके अपर रैमस और लोअर रैमस दोनों में मिला के। तो ये चाइल्ड के लिए डेंटल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर आप टीथ काउंट करोगे तो कितना आएगा, तो 2 1 3 और 2 5, यानी इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5, यानी टोटल यहाँ पे जो दांत आएंगे वो 20 आएंगे। यानी बच्चों में कितने दांत होते हैं 20 दांत होते हैं। एडल्ट्स की बात करेंगे तो कितने, 2 1 3 2 5 और 3 8, यानी 8 इधर 16, 8 इधर 16, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे, यानी कि टोटल कितने दांत हो जाते हैं 32। यानी एडल्ट्स में होते हैं 32 दांत और बच्चों में कितने दांत होते हैं 20 दांत। तो इस तरीके से हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें लीवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियास को इंक्लूड करते हुए। ओरल कैविटी में हम लोगों ने टीथ को पढ़ लिया और हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ लिया। इसकी फिजियोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।